पेट्रोल है 260 रुपये का, दूध है 215 रुपये का, 1 किलो सेब आपको मिलेंगे 300 से 700 रुपये के बीच में, और एक एवरेज आदमी की कमाई है सिर्फ 11,000 रुपये। पाकिस्तान की जीडीपी है 370 बिलियन डॉलर। अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो महाराष्ट्र की जीडीपी है 435 बिलियन डॉलर, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पाकिस्तान के आधी भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है हालत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी की। Pakistan's economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. Pakistan is facing its worst economic crisis. Pakistan is grappling with the worst economic crisis in nearly 50 years. इन्फ्लेशन रेट 30% से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक यानी कि पाकिस्तान का रिजर्व बैंक के पास सिर्फ 8 से 9 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स बचे हैं। अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के पास 111 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है। तो अगर गौतम अडानी चाहें तो वो अकेले पाकिस्तान के रिजर्व बैंक को 10 बार खरीद सकते हैं। और बैंकरप्सी से बचने के लिए पाकिस्तान हर बार की तरफ फिर से एक और बार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांग रहा है 7 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन अभी कुछ एक ऐसी खबर आई है जो कि हो सकती है गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने अपने टेरिटोरियल वाटर्स में ऑयल रिजर्व्स ढूंढ लिए हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतने बड़े क्राइसिस से क्यों गुजर रही है, और क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकता है। वैसे तो काफ़ी सारी वजह हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस हालत की, जैसे कि करप्शन, बैड गवर्नेंस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज मैं आपको सिंपल टर्म्स में 4 ऐसे रीज़न बताऊंगा जो कि हैं मेन इंपॉर्टेंट रीजंस पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के। अगर आप किसी भी हेल्दी इकोनॉमी को देखें तो हेल्दी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये तीनों ही इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं। पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सरकार ने टैक्सेस बहुत कम कर रखे हैं, जिसकी वजह से सारे बिजनेसमैन अपना पैसा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में छोड़कर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाते हैं। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि जो इकोनॉमी में बहुत खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। जब कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में पैसा नहीं डालता तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। मैन्युफैक्चरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान का ट्रेड इम्बैलेंस बढ़कर 23 बिलियन डॉलर तक जा चुका है। पाकिस्तान से पैसा लगातार बाहर जाया जा रहा है। जब भी कोई ऐसा फैसला लेना हो जिससे इकोनॉमिक बेसिस स्ट्रांग बने, तो उसके लिए फैसला होना चाहिए लॉन्ग टर्म। आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जिसने 5 साल का पूरा टर्म किया हो, क्योंकि या तो गवर्नमेंट गिरा दी जाती है या फिर मिलिट्री कमांड ले लेती है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपको पता है कि थोड़े टाइम में आपकी कुर्सी जानी ही है, तो आप लॉन्ग टर्म प्लान्स क्यों बनाओगे। आप भी सोचेंगे कि थोड़े टाइम के लिए आए हैं, पब्लिक को सब्सिडीज़ वगैरह दे देते हैं, अपना टाइम काट लेते हैं और चलते बनते हैं। आपका सारा एफर्ट अपनी कुर्सी बचाने पे होगा, बाकी चीज़ों पे नहीं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैंक नेशनलाइजेशन और दूसरे रिफॉर्म्स कर रहे थे, तब जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया। have no intentions to reorganize the political parties. जब नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में काम करना शुरू किया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में कभी लॉन्ग टर्म स्टेबल इकोनॉमिक प्लान बना ही नहीं। पाकिस्तान में उनकी आज़ादी के बाद से 3 मिलिट्री कू हुए हैं। मिलिट्री भी उतनी ही ज़्यादा करप्ट है जितने पॉलिटिशियंस। सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जबकि आम पाकिस्तानियों के पास बेसिक सुविधाओं के लिए भी पैसे नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्हें इनफेमसली मिस्टर 10% कहा जाता था, क्योंकि वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का 10% अपनी जेब में डाल देते थे। पनामा पेपर लीक्स में 2016 में ये छपा कि नवाज शरीफ के बच्चों के पास लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के पैसों से आए थे। लैंड ग्रैबिंग यानी कि गैर कानूनी कब्जा तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का फेवरेट बिजनेस है। पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला देश है जहां पे आर्मी अपने बिजनेसेस चलाती है, और आर्मी की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह फंक्शन करती है।
फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें एक्स पाकिस्तानी ऑफिसर्स चलाते हैं। पाकिस्तान की शुगर और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी आर्मी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है पाकिस्तानी आर्मी का रियल एस्टेट बिजनेस, जिससे पाकिस्तानी आर्मी लैंड ग्रैबिंग करती है गरीब पाकिस्तानी लोगों के पास से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। पाकिस्तान के अपने पड़ोसी इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ज़रा भी नहीं बनती। पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है और FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आना और जाना पाकिस्तान का लगा ही रहता है इनकी टेरर फंडिंग की वजह से। जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान से। और इतना ही नहीं, ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में आराम से खुली आज़ादी से घूमते हैं और भारत और बाकी देशों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की अपने नेबर्स के साथ बनती नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। पाकिस्तान को रिसेंटली अपने टेरिटोरियल वाटर्स में ऑयल रिजर्व्स मिले हैं अरेबियन सी में। अगर पाकिस्तान इन ऑयल रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट कर नेचुरल गैस और ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो ये हो सकता है गेम चेंजर पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए। मगर ये ऑयल रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने में इन्हें सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग खाली इन रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को 5 से 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा चाहिए होगा। तो इन ऑयल रिजर्व्स के भरोसे तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल एकदम से नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान अपने करप्शन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाए, और ये अच्छा होगा पाकिस्तान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। आपके क्या सजेशंस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आप तक लाता रहूं। सिया।